चैप्टर्स 1373, 1374, 1375, 1376। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1373। फैंग युआन को लीडर मान लिया गया। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की सारी लाइफ फोर्स खत्म हो चुकी थी, अब वो बस एक लाश था। क्या साफ मौत मारी है? ड्यूक लॉन्ग ने हल्के से कहा। उसकी ठंडी ड्रैगन एनी पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के अंदर और बाहर सब कुछ देख सकती थी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के पास पहले काफी सारे इमॉर्टल गूद, लेकिन उसने ज्यादातर को भेजे दिया था और जो बचे थे वो उसके साथ ही मर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी सोल भी तेजी से गायब हो रही थी। ड्यूक लॉन्ग यूज रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पाया। और हैरान करने वाली बात यह थी कि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की लाश पर पहले काफी डाउ मार्क्स थे, लेकिन अब वो सब भी गायब हो रहे थे। उसने सच में हेवनली कोर्ट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ड्यूक लॉन्ग ने अपना हाथ छोड़ा और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की जीरो वैल्यू वाली लाश जमीन पर गिर गई। सोल बीस्ट गुर्राए और ड्यूक लॉन्ग को घेर लिया, लेकिन उसकी जबरदस्त पावर की वजह से किसी भी सोल बीस्ट की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर हमला करे। यह सोल बीस्ट ड्यूक लॉन्ग के शरीर से कहीं ज्यादा बड़े थी, लेकिन वो उनके बीच से बड़े कॉन्फिडेंस और आराम से चल रहा था, बिना किसी रुकावट के। जैसा कि डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से उम्मीद थी, यहां बेहिसाब सोल बीस्ट्स हैं। अगर मैं कुछ मार भी दूं तो और आ जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ड्यूक लॉन्ग ने हल्के से आ भरी। डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ आसमान और जमीन का एक अलग थलग डोमेन था, जो दुनिया बनने के वक्त से ही मौजूद था। सोचो तो, पूरे इतिहास में मरने वाले सभी जीवों की आत्माएं यहीं रहती थीं। जब रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने फेट गू को नुकसान पहुंचाया, तभी जाकर सोल्स को बाहरी दुनिया में रहने की एबिलिटी मिली। इसलिए डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ की गहराइयों में सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल हाई जानता होगा कि वहां असल में कितने सोल बीस्ट्स या सोल्स थे। ड्यूक लॉन्ग ने इन सोल बीस्ट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि इमेमोरियल सोल बीस्ट्स भी ड्यूक लॉन्ग के लिए छोटी मोटी बात थे। जब तक कि ज़ुओ ये हुई या माओली क्यू जैसा कोई लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ना हो, तब तक यूज सीरियस होने की जरूरत नहीं थी। स्पेक्ट्रल सोल पकड़ा जा चुका है और ZYA डिटार स्प्लिट सोल्स मर चुके हैं। ए फ्लैट वक्त है बाहर जाकर बैटलफील्ड साफ करने का। ड्यूक लॉन्ग के पास इमॉर्टल किलर मूव ड्रैगन गेट था, वो आसानी से ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस के अंदर बाहर जा सकता था। भले हाई शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड ने अपना एंट्रेंस बैंड कर दिया हो, वो उस फंसा नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, पूरी ब्लेस्ड लैंड कांपने लगी, आसमान में दरारें पड़ने लगीं, जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। ड्यूक लॉन्ग ने हल्की सी तेवर चढ़ाई। पूरी की पूरी शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड सेल्फ डेटोनेट हो रही है, जैसा कि एक डेमन से उम्मीद थी। इस तरह ड्यूक लॉन्ग को अपना पहला प्लान छोड़ना पड़ा। यूज ब्लेस्ड लैंड के तबाह होने से पहले डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ को बाहर निकलना था। अगर ब्लेस्ड लैंड तबाह हो गई तो एसिमिलेशन की हवाएं चलने लगेंगी और आसमान और जमीन का ये इंपॉर्टेंट सक्लूडेड डोमेन सेफ नहीं रहेगा। ग्रर सोल बीस्ट की सेना डर से गुर्रा रही थी। ये दुनिया तबाह हो रही थी। इन सोल बीस्ट को महसूस हो रहा था कि कोई अनर्थ आने वाला है। और भी ज्यादा सोल बीस्ट अफरा तफरी में आ गए। ड्यूक लॉन्ग लहर के खिलाफ गया और ढेर सारे सोल बीस्ट को मारते हुए डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के सामने जा पहुंचा। उसी वक्त शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड के बाहर हम और नहीं सह सकते। कई प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज एक एक करके ड्रीम रेल्म से बाहर आ गए। वो पूरी तरह से एक्सट्रीम फिजिक बॉडीज नहीं थे, उनमें कमियां थीं। भले ही उनके पास ड्रीम पाथ डाउ मार्क्स था, वो हमेशा के लिए ड्रीम रेल्म्स में नहीं रह सकते थे। एक बार टाइम पूरा हो जाए तो उन्हें बाहर आना ही पड़ता। लेकिन जब सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने उन्हें मारने की कोशिश की, तो सुपर गू फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया और अनप्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज को टेलीपोर्ट कर दिया गया। ये प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने अपनी सोल खर्च करके लाइट के ककून से बनाए थे। आइडेंटिटी के हिसाब से उन्हें शैडो सेक्ट स्प्लिट सोल्स माना जाता था। वो स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के बचे केची स्प्लिट सोल्स थे, लेकिन उनकी बैटल स्ट्रेंथ भरोसेमंद नहीं थी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने मरने से पहले उन्हें सिर्फ कुछ मोर्टल गू दिए थे, और उनके विचार और फाउंडेशन पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से बहुत अलग थे। वो जैसे नए जीव थे। शैडो सेक्ट के नए लीडर को हमारा सलाम। फैंग युआन को देखने के बाद उन्होंने यूं सलामी दी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने मरने से पहले सब कुछ अरेंज कर दिया था। हे लूलैन, बाइनिंग बिंग, यिंग वूजी, फेरी मियाओयिन, ब्लैक टाइग्रेस, यह सब प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज के इमॉर्टल एपर्चर्स से बाहर निकले। फैंग युआन का सामना करते हुए इन लोगों के चेहरे पर बड़े अजीब एक्सप्रेशंस थे। मियाओयिन लॉर्ड सेक्ट लीडर को सलाम करती है।
सबसे पहले फेरी मियाओ यिन बोली। वो और कियाओ सी लियू सदर्न बॉर्डर की 3 महान फेरीज में से थीं। उसकी आवाज़ दिलकश थी, उसके कपड़े खूबसूरत गुलाबी दी, उसका जिस्म लुभावना था और उसकी आंखें गहरी थीं, नाक ऊंची और एक ही ऐसी कि किसी को भी मोह ले। लॉर्ड सेक्ट लीडर ब्लैक टाइग्रेस ने पीछा किया। उसका एक्सप्रेशन सख्त था। कुछ ही वक्त पहले उसने फैंग युआन से जंग की थी और उस मार डालना चाहती थी। लेकिन अब किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है, इतने कम टाइम में फैंग युआन उसका लीडर बन गया था। हे लुलैन ने दांत पीसे एक गहरी सांस लेते हुए ही लुलैन लॉर्ड सेक्ट लीडर को सलाम करती है। उसने फैंग युआन के साथ मिलकर काम किया था, उसकी दुश्मन बनी और एक बार उसने उस बचाया भी था। उसने अपनी आंट ब्लेजिंग हेवन डिमिनस का इस्तेमाल करके फैंग युआन को फंसाया भी था। लेकिन बाद में बैटल ऑफ यीटियन माउंटेन के दौरान हालात बदलने की वजह से यूज शैडो सेक्ट ज्वाइन करना पड़ा और एक सख्त अलायंस अग्रीमेंट करना पड़ा। ठीक इसी वजह से फैंग युआन के शैडो सेक्ट पर कब्जा करने के बाद वो उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। हे लुलन को अपना सर झुकाना ही पड़ा। सोचा नहीं था कि वो दिन भी आएगा जब हम फिर से एक साथ काम करेंगे। बाई निंगबिंग अकेले खड़ी थी, उसने अपने हाथ बांधे हुए थे और उसकी ड्रैगन एम से ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसने फैंग युआन को देखते हुए सांस ली। उसका रिश्ता फैंग युआन से और भी पुराना था। किंग माओ माउंटेन से उन्होंने साथ में सफर किया था और अब दोनों को अपनी अपनी किस्मत से मौके माइल वो फिर से मिले और एक बार फिर साथी बन गए। ये सच में बड़ा इंटरेस्टिंग था। रहा सवाल यिंग वूजी का, तो वो अभी भी एक ड्रीम रेल्म में था। फैंग युआन ने इनगू इमॉर्टल्स को देखा। उसकी नज़र पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज पर से गुजरी। उनकी उम्र कम थी, टाइम पूरा होने पर वो डेटोनेट हो जाते। उनका कल्टिवेशन लेवल जितना ज्यादा होता, उनकी जिंदगी उतनी ही छोटी होती। इसलिए ये प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज बस बाली के बकरे थे। शैडो सेक्ट के मेंबर्स में फैंग युआन के लिए सिर्फ यिंग वूजी, हे लुलैन, बाई निंगबिंग, फेरी मियाओ यिन और ब्लैक टाइग्रेस हाई इंपॉर्टेंट थे। एक सिक्स्थ हेयर भी था, लंग या ब्लेस्ड लैंड में शैडो सेक्ट का जासूस, वो छठा इंसान था। इन 6 में से ही लुलैन फैंग युआन के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद थी, क्योंकि वो उस धोखा नहीं दे सकती थी। फेरी मियाओ यिन और लेडी ब्लैक टाइग्रेस पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की ट्रू इनहेरिटेंसेस की वजह से शैडो सेक्ट के मेंबर थे। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से सब कुछ इनहेरिट करने के बाद फैंग युआन की इन दोनों पर अच्छी पकड़ थी। यिंग वूजी और सिक्स्थ हेयर स्पेक्ट्रल सोल के स्प्लिट सोल्स जब से फैंग युआन शैडो सेक्ट का नया लीडर बना, उन्हें यूज मानना हाई था। लेकिन क्या वो उसके ऑर्डर्स मानेंगे और जोश के साथ काम करेंगे, यह फैंग युआन की लीडरशिप स्किल पर डिपेंड करता था। बाई निंगबिंग को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल था। उसने शैडो सेक्ट के साथ एक अलायंस अग्रीमेंट किया था, उनका स्टेटस बराबर का था। यहां तक कि जब पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क जिंदा था, बाई निंगबिंग उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती थी, तो फिर फैंग युआन की क्या बात करें, जो अभी अभी शैडो सेक्ट का लीडर बना था। इस एक पल में फैंग युआन के दिमाग में कई तरह के ख्याल आए। फिर उसने कहा, ही लुलैन, मेरे लिए सुपर गू फॉर्मेशन का ध्यान रखो, मुझे यंग वूजी को जगाना है। वो सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल करके फेरी जीवे का मुकाबला कर रहा था। उसके लिए किसी कॉम्प्लेक्स किलर मूव पर अपना कंसंट्रेशन बांटना बहुत मुश्किल था। उसने ही लुलन को इसलिए चुना क्योंकि वो पांचों में सबसे ज्यादा भरोसेमंद थी। इमॉर्टल किलर मूव, अनरावल ड्रीम। फैंग युआन यिंग वूजी को बचाने में कामयाब रहा, यूज ड्रीम रेल्म से आजाद करवाया। लेकिन भले हाई यिंग वूजी जाग गया था, उसकी हालत नॉर्मल नहीं थी। वो बिल्कुल बेजान था, उसमें लड़ने का कोई जोश नहीं था। वो जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी गई हो। वो पूरी तरह से टूट चुका था। स्पेक्ट्रल सोल पकड़ा गया, पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क मर गया, यिंग वूजी की सारी उम्मीदें और सपने टूट गए थे। उस लग रहा था कि अब कोई फ्यूचर नहीं बचा, सब अंधेरा था और बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। जब से उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, अपनी में बॉडी को बचाने का मकसद ही उस हमेशा मोटिवेट करता था और आगे बढ़ता था। लेकिन अब जब ये मकसद ही टूट गया, यिंग वूजी ने अपना सारा जोश खो दिया। भले ही वो सब स्प्लिट सोल्स दी, पर ये अभी भी बहुत यंग है। वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क जितना नहीं जिया है, बैटल ऑफ यीटियन माउंटेन के बाद से कितना वक्त ही बीता है। फैंग युआन को एहसास हुआ और उसने जोर देकर कहा, तुम्हारे इमॉर्टल एपर्चर में पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने जो इनहेरिटेंसेस छोड़े हैं, वो कहाँ हैं? मुझे दो। भले हाई यिंग वूजी उदास था, उसने फैंग युआन की आइडेंटिटी को माना और अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोला, एक पर्पल विल को बाहर निकालते हुए।
विल के चारों तरफ रैंक 8 इमोर्टल एसेंस और इमोर्टल गूद जो हवा में तैर रहे थे। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क। फैंग युआन एक कदम पीछे हटा, सतर्क हो गया। भले हाई पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की सिर्फ एक विल बची थी, उसका इमोर्टल एसेंस और गू वॉर्म्स उसके लिए एक खतरा थे। पर्पल विल धीरे धीरे पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की शक्ल में बदल गई और उसने अपना सारा इमोर्टल एसेंस और गू वॉर्म्स फैंग युआन को दे दिए, जैसा कि उसने पहले वादा किया था। तुरंत ही फैंग युआन ने सारे इमोर्टल गू रिफाइन कर लिए। फैंग युआन ने आखिरकार राहत की सांस ली। पहले भले ही उसने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क से कम्युनिकेट किया था, वो बस इतना ही कर सकता था। वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को अपनी सारी इनहेरिटेंसेस फैंग युआन के इमोर्टल एपर्चर में नहीं भेजवा सकता था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क को ये इनहेरिटेंसेस यिंग वूजी को देनी पड़ी, तब जाकर फैंग युआन उन्हें ले सकता था। ऑफ कोर्स पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने फैंग युआन से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन उसका इरादा साफ था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क चाहता था कि फैंग युआन इन लोगों को बचाए। ऑफ कोर्स अगर फैंग युआन माना कर देता तो यूज कोई खतरा नहीं होता। सोचा नहीं था कि इस बार मेरा फायदा इतना बड़ा होगा। इनहेरिटेंसेस मिलने के बाद फैंग युआन ने सांस ली। उसके ओरिजिनल प्लान में वो शैडो सेक्ट को खत्म करना चाहता था और उनकी बची कुची ताकत को मिटाना चाहता था। अगर वो लकी होता और एक कदम आगे बढ़ता तो वो स्पेक्ट्रल सोल की बची कुची सोल को पकड़ सकता था। ऑफ कोर्स यूएसएवाई इस मामले में ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वो जानता था कि सोल्स को पकड़ना कितना मुश्किल होता है, और अगर वो कामयाब हो भी जाता तो सोल सर्च करना बेहद मुश्किल होता। चैप्टर 1374 उड़ गया स्पेक्ट्रल सोल। आखिरकार सोल पाथ का फाउंडर था, एक रैंक 9 वेनरेबल, इतिहास के लंबे दौर में टॉप पर बैठे 10 कल्टिवेटर्स में से एक। ये तो मजाक ही होता अगर उसकी सोल को इतनी आसानी से सर्च किया जा सकता। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने स्पेस पाथ कल्टिवेट किया था और डिवाइन कंसीलमेंट और गोस्टली कंसीलमेंट बनाए थे, जो हमेशा एक्टिव रहते थे और बिल्कुल भी इमोर्टल एसेंस इस्तेमाल नहीं करते थे। भले हाई स्पेक्ट्रल सोल की में बॉडी के पास इमोर्टल एसेंस और गू वॉर्म्स नहीं थे, उस बिल्कुल भी कम नहीं समझा जाना चाहिए था। जब पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने अपनी सारी इनहेरिटेंसेस फैंग युआन को दे दी और फैंग युआन को शैडो सेक्ट का लीडर बना दिया, तो फैंग युआन का फायदा उसकी पहली उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो गया। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क चाहता है कि मैं इन लोगों को बचाऊं, भले ही उसने ये बात साफ साफ नहीं कही। यूज डर था कि कहीं मुझे शक ना हो जाए और मैं उसका गिफ्ट लेने से माना ना कर दूं। उसने इसके लिए सच में काफी मेहनत की है, लेकिन अगर मैं इन लोगों का सही इस्तेमाल कर सका तो ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ी हेल्प होंगे। उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, वो मेरे नेचुरल साथी हैं। तो फिर मैं तुम सबको अपने साथ ले चलता हूं। फैंग युआन कभी भी छोटी सोच वाला इंसान नहीं था। जब वो इस दुनिया में नया नया आया था तब भी वो ऐसा ही था। उसकी पिछली जिंदगी और इस जिंदगी के तजुर्बों ने उस ऐसा बना दिया था कि वो नॉर्मल लोगों से कहीं ज्यादा खुले दिमाग का था। बाई निंग बिंग, ही लू लैन और ब्लैक टाइग्रेस सब ने उस धोखा दिया था। तो क्या फैंग युआन उनके एक्शंस को पूरी तरह समझता था? ये सारे ख्याल उसके दिमाग में बस एक पाल के लिए आए। फैंग युआन ने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विल को भी अपने सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर में स्टोर कर लिया। बिना इमोर्टल एसेंस और इमोर्टल गू के इस पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विल का थ्रेट लेवल 0 के बराबर था। फ्यूचर में जब तक उसके पास कोई चारा ना हो, फैंग युआन बिल्कुल भी इस पर्पल विल को इस्तेमाल करने के लिए इमोर्टल एसेंस और इमोर्टल गू नहीं देगा। सिचुएशन बहुत नाजुक थी। फैंग युआन के पास अपनी जीत का जायजा लेने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत अपने इमोर्टल एपर्चर में पर्पल विल से कम्युनिकेट किया। उसने जो सवाल पूछो वो नेचुरली अस अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में था, जिसका जिक्र पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने पहले किया था। फैंग युआन के लिए अभी रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील इस्तेमाल करना बहुत रिस्की था, इसलिए अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल नेचुरली उसकी पहली पसंद बन गया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील की जगह इस्तेमाल करने के फायदे ये थे कि वो तेज था और स्पेस के आर पार जा सकता था। इसके अलावा वो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था और उसका शरीर बेहद मजबूत था। नेचुरली इसकी शर्त यह थी कि फैंग युआन यूज कंट्रोल कर पाए। भले हाई फैंग युआन के पास रेपुटेशन रिस्ट्रिक्शन इमोर्टल गू था, वो उसका नहीं था और उसने यूज वू क्लैन से सिर्फ उधार लिया था। दूसरी बात, यह इमोर्टल गू रैंक 7 का था और शायद रैंक 8 अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं होता। फैंग युआन को जल्द हाई पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के तरीके का पता चल गया, और हैरानी की बात यह थी कि वो इस तरीके को पहले से जानता था। ये एक एंस्लेवमेंट पथ का तरीका था और इसका रिश्ता एक शख्स से था,
इस शख्स का नाम थोड़ा अजीब था, यूज 180 स्लेव्स कहते थे। वो एक ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल था जिसका बचपन बहुत मुश्किल था। वो एक गुलाम पैदा हुआ था। उसने हर मौके का फायदा उठाया और खतरे मोल लेकर लगातार आगे बढ़ता रहा। आखिरकार अपनी जिंदगी के पीक पर पहुंच गया। वो अपनी जनरेशन में एनस्लेवमेंट पाथ का एक एब्सोल्यूट जीनियस था। नॉर्मल एनस्लेवमेंट पाथ के तरीके आमतौर पर ऊंचे स्टेटस से नीचे स्टेटस वालों पर राज करने के लिए होते थे, लेकिन उसने इसका उल्टा किया। नीचे स्टेटस के बीस्ट का इस्तेमाल करके अनपढ़ राज किया जो ऊंचे स्टेटस के थे। ईस्टर्न सी के ज़ॉम्बी अलायंस ने 180 स्लेव्स की इनहेरिटेंस हासिल कर ली थी और उसके कुछ हिस्सों को ज़ॉम्बी अलायंस के मेंबर्स को बेचने के लिए रखा था। शार्क डेमन ने एक बार 180 स्लेव्स की ट्रू इनहेरिटेंस का कुछ हिस्सा खरीदा था। वो शार्क्स के ग्रुप्स का इस्तेमाल करके अस वन फिंगर फ्लो शार्क पर कंट्रोल हासिल करना चाहता था। बदकिस्मती से यूज ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने हारा दिया और ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस के हेडक्वार्टर्स पर शैडो सेक्ट ने साजिश की। न सिर्फ वो बल्कि उसकी पत्नी सू बाइमन को भी सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू रिफाइन करने के लिए गू मटेरियल्स बना दिया गया। शैडो सेक्ट का फाउंडेशन बहुत गहरा था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क एक फर्स्ट जनरेशन स्प्लिट सोल था। उसके पास इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को गुलाम बनाने का सिर्फ एक तरीका नहीं होगा, लेकिन जो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क अभी दे सकता था वो सिर्फ 180 स्लेव्स का ये तरीका था। कहना पड़ेगा ये काफी किस्मत की बात थी। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के पास कई इमॉर्टल गूद, लेकिन पहले उसने पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन बनाया था और अपनी 1 लाख साल की जिंदगी में उसने हर जगह ट्रू इनहेरिटेंसेस फैलाए थे। उसके पास मौजूद गू वॉर्म से अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को गुलाम बनाने का कोई तरीका इस्तेमाल करना आसान नहीं था। इस इमॉर्टल किलर मूव का नाम 180 स्लेव्स है। उसने अपना ही नाम इस्तेमाल किया। लगता है 180 स्लेव्स इसे अपना ने ट्रम्प कार्ड और सबसे गर्व करने वाला तरीका मानता था। ये किलर मूव मुश्किल नहीं है और मेरे पास जरूरी इमॉर्टल गू भी हैं। इसके मोर्टल गू आम है और ट्रेजर येलो हेवन से खरीदे जा सकते हैं। ऐसा लगता है शैडो सेक्ट ने पहले हाई 180 स्लेव्स को मॉडिफाई कर लिया था। अब मुझे बस ईगल टाइप डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स की कमी है। फैंग युआन के विचार तेजी से चल रहे थे। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल मच्योर होता जा रहा था जबकि बड़ी मात्रा में हेवनली क्रिस्टल्स खर्च हो रहे थे। फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन से अंधाधुन ईगल टाइप डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स खरीदना शुरू कर दिया। जिंदा डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स की खरीद फरोख्त हमेशा से ट्रेजर येलो हेवन में एक बड़ा मार्केट रहा है, लेकिन इनमें ईगल्स थोड़े रेयर थे। वक्त कम था। फैंग युआन के पास ज्यादा चॉइस नहीं थी। उसने थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक फैसला किया। उसने ट्रेजर येलो हेवन में जोर शोर से ऐलान किया, ऊंचे दाम पर ईगल टाइप डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स खरीद रहा हूं। हम इमॉर्टल गू से भी ट्रेड कर सकते हैं। एक पाल में इससे हंगामा मच गया। डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स खरीदने के लिए इमॉर्टल गू का इस्तेमाल। इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं और उन्हें रिफाइन करना बेहद मुश्किल होता है, जबकि डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को पालना और कल्टिवेट करना आसान होता है। वो साफ साफ घाटे का सौदा कर रहा था, लेकिन फैंग युआन को इसकी परवाह नहीं थी। जल्द ही उसने कई गू इमॉर्टल्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मेरे पास डेसोलेट बीस्ट और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट दोनों तरह के मिक्स्ड हेवनली ईगल्स हैं। तुम कौन सा इमॉर्टल गू बेच रहे हो? पहले गू इमॉर्टल ने पूछो। मिक्स्ड हेवनली ईगल कोई आम ईगल नहीं था। इसका सर ईगल का और शरीर इंसान का था। 5 उंगलियों वाले हाथ और तेज नाखून। इसके पैर ईगल के द और इसके ईगल के पंख थे। यूज लड़ने के लिए एक लंबी हड्डी को स्टाफ की तरह इस्तेमाल करना पसंद था। इस मिक्स्ड हेवनली ईगल की शक्ल अजीब हो सकती है, लेकिन है तो यही ईगल। हाय, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। फैंग युआन ने सोचा, फिर पूछो, तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 33 डेसोलेट बीस्ट मिक्स्ड हेवनली ईगल्स हैं और 7 एंशिएंट मिक्स्ड हेवनली ईगल्स हैं। असगू इमॉर्टल ने जवाब दिया। फैंग युआन ने सर हिलाया और बिना हिचकिचाए कहा, मैं उन्हें खरीद लूंगा। मेरे पास यहां एक रैंक 6 इमॉर्टल गू है। सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल गू? ये 7 एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स हैं। असगू इमॉर्टल ने नाखुश अंदाज में कहा। फैंग युआन और भी ज्यादा नाखुश था। उसने सीधे चिल्लाया, अगर बेचना नहीं है तो निकल यहां से। असगू इमॉर्टल का रवैया तुरंत बदल गया। अरे, इतना गुस्सा मत होइए। मैं बेचूंगा। भला मैं कैसे नहीं बेचूंगा? जैसे ही ये ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, इसने ट्रेजर येलो हेवन में और भी ज्यादा हंगामा मचा दिया। ट्रेजर येलो हेवन के ट्रांजैक्शंस ओपन द सबने दोनों तरफ को सौदा करते हुए खुद देखा था।
उसने सच में एक इमॉर्टल गू इस्तेमाल किया डेसोलेट बीस्ट्स खरीदने के लिए? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। इस गू इमॉर्टल के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। भले हाई मिक्स्ड हेवनली ईगल्स बहुत सारे हैं, उन्हें कितने इमॉर्टल मटेरियल्स में बदला जा सकता है? उतने हाई इमॉर्टल मटेरियल्स से वो इस रैंक 6 इमॉर्टल गू को रिफाइन करने की दास कोशिशों के लिए भी मुश्किल से काफी होंगे। इमॉर्टल गू रिफाइन करना सच में बहुत मुश्किल था और सक्सेस रेट बेहद कम था। 10 बार बहुत लग रहा था, लेकिन सच तो यह है कि कई गू इमॉर्टल्स को इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए 50 या 60 बार कोशिश करनी पड़ती थी। कहीं कोई धोखा तो नहीं है? क्या इस इमॉर्टल गू में कोई छिपी हुई प्रॉब्लम है? एक गू इमॉर्टल को शक हुआ। कोई चांस हाई नहीं, यह ट्रेजर येलो हेवन है, इसे कौन धोखा दे सकता है? उससे निकली ट्रेजर लाइट असली थी। ए फ्लैट मेरी बारी, मेरे पास रेनबो चेसिंग ईगल्स हैं, 100 से भी ज्यादा। कोई सौदा करने आया। रेनबो चेसिंग ईगल्स काफी छोटे थे और सब डेसोलेट बीस्ट्स द कभी भी एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट लेवल का रेनबो चेसिंग ईगल नहीं हुआ था। इस ईगल की बैटल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी। जंगली रेनबो चेसिंग ईगल्स को रेनबोज का पीछा करना पसंद था, उनके बारे में कहने को कुछ खास नहीं था, लेकिन स्पीड के मामले में वो लाजवाब थे। ठीक है, ये रैंक 6 इमॉर्टल गू तुम्हारा हुआ। फैंग युआन सीधे यूज खरीदने को तैयार था। बेचने वाले ने अजीब तरह से पूछो, क्या हम इससे किसी दूसरे इमॉर्टल गू से बदल सकते हैं? मुझे इन रेनबो चेसिंग ईगल्स को इस स्केल तक बढ़ाने में 100 साल से ज्यादा लगे। फैंग युआन का रवैया सख्त था, निकल। सौदा करना है तो कर, वरना कहीं और जा। नहीं, नहीं, नहीं। तुम सौदा कर रहे हो या नहीं? कर रहा हूं, कर रहा हूं। फैंग युआन के डिवाइन सेंस ने गुस्से से कहा, अगर मुझे ईगल्स की सख्त जरूरत ना होती, तो क्या तुम लोगों को ऐसे फायदे मिलते? जल्दी करो, ये लो अपना इमॉर्टल गू, मेरा टाइम कीमती है। इसके बाद आने वाले सभी गू इमॉर्टल्स फैंग युआन को सीनियर कहकर बुलाने लगे। सीन में भीड़ बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि जिन गो इमॉर्टल्स के पास ईगल टाइप डेसोलेट बीस्ट्स नहीं थे, वो भी ये शो देखने के लिए जमा हो गए, इस अजीब शख्स को देखने जो इमॉर्टल गो इस्तेमाल करके डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स खरीद रहा था। ट्रेजर येलो हेवन की हलचल ने नेचुरली पांचों रीजन्स की कई फोर्सेस का ध्यान खींचा। उनमें से हेवनली कोर्ट, लॉन्जेविटी हेवन और दूसरे भी थे, लेकिन वो फैंग युआन को रोक नहीं पाए। ट्रेजर येलो हेवन हमेशा न्यूट्रल रहा था, कोई भी उसकी लोकेशन नहीं ढूंढ पाया था और कोई भी उस पर अपना असर नहीं डाल पाया था। बस थोड़ी ही देर में फैंग युआन ने काफी ईगल टाइप डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स जमा कर लिए। इसके लिए फैंग युआन ने 4 इमॉर्टल गू दिए, 3 रैंक 6 और 1 रैंक 7। बदले में उसने जो ईगल्स हासिल किए उनकी संख्या हैरान करने वाली थी, 400 से भी ज्यादा। उनमें से ZYA डेटार डेसोलेट बीस्ट्स जबकि 20% एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स थे। साथ ही उसने जरूरी मॉर्टल गू भी जमा कर लिए थे। फैंग युआन ने इमॉर्टल किलर मूव 180 स्लेव्स को एक्टिवेट करने की कोशिश शुरू की। वो सावधान था क्योंकि ये पहली बार था जब वो इस मूव का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी स्पीड धीमी थी, भले ही वो इस सिचुएशन में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता था। एक के बाद एक गू वॉर्म्स एक्टिवेट हुए, फैंग युआन की प्रोग्रेस काफी स्टेडी थी। अचानक उसका शरीर कांपा और उसने मुंह से खून थूक दिया। एक्टिवेशन फेल हो गया था और बैकलैश ने उस जख्मी कर दिया। बड़ी मात्रा में मोर्टल गू तबाह हो गए और उसकी मेंटल एनर्जी भी काफी खर्च हो गई। मैनस बिफोर, पाल भर में फैंग युआन ठीक हो गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसने किलर मूव 180 स्लेव्स को एक्टिवेट करना जारी रखा। फेलियर, एक और फेलियर। 3 बार लगातार फेल होने के बाद चौथी बार फैंग युआन ने तेज सिरदर्द को सहते हुए आखिरकार किलर मूव एक्टिवेट कर ही लिया। अजीब रोशनियों का एक गुच्छा अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर छा गया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने अपना सर उठाया और एक साफ और गूंजती हुई चीख मारी, फैंग युआन के शासन के आगे झुक गया। कामयाब। फैंग युआन के पास खुश होने का टाइम नहीं था कि उसने ही लू लैन की आवाज सुनी, जल्दी करो, मेन गू फॉर्मेशन पर कंट्रोल खोने वाली हूं। फैंग युआन ने दांत पीसे और तुरंत अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को बाहर निकल दिया। तुम बच कर नहीं जाओगे। फेरी जी वे की थोड़ी निराश आवाज गूंजी। फैंग युआन उसकी नाक के नीचे से शैडो सेक्ट का नया लीडर बन गया था और अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था। वो सच में फेरी जी वे को नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त फैंग युआन ने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विल को बाहर निकल दिया, साथ में इमॉर्टल एसेंस और कुछ इमॉर्टल गू के। फैंग युआन, याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था। जल्दी निकलो। पर्पल विल ने यह कहा और एक किलर मूव एक्टिवेट किया,
सुपर गू फॉर्मेशन पर झपटा और उससे टकरा गया। अगले हाइपैल, अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल फैंग युआन और बाकियों को उठाए हुए स्पेस में घुस गया और गू फॉर्मेशन के बाहर प्रकट हुआ। एक बार पंख फड़फड़ाने से वो तुरंत आसमान में चढ़ गया। दूसरे फड़फड़ाहट में वो उफाक पर एक छोटा सा काला डॉट बन चुका था, सबकी नजरों से ओझल हो गया। चैप्टर 1375, जंग रुक गई, एक और इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट। कोई बैटलफील्ड छोड़कर चला गया। लगता है वो सुपर गू फॉर्मेशन की दिशा से आया था। आखिर हुआ क्या था? अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल फैंग युआन, यिंग वूजी और बाकियों को लेकर तेजी से बैटलफील्ड से निकल गया, जिसने सदर्न बॉर्डर के सभी राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को हैरान कर दिया। असल में जब यंग वूजी और दूसरों को सुपर गू फॉर्मेशन ने ट्रांसपोर्ट किया था, तभी उनमें से कईयों को कुछ गड़बड़ लगी थी। ईगल की पीठ पर बैठे लगभग सभी गू इमॉर्टल्स वही डिमोनिक पद के बदमाश हैं जिन्होंने हम पर हमला किया था। वो ये है आखिर कर क्या रहा है? जल्दी हमें अंदर आने दो। सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सुपर गू फॉर्मेशन में फैंग युआन का कोई निशान तक नहीं बचा था। वो पहले ही अपना भेष बदल चुका था और सबकी नाक के नीचे से भाग गया था। चीगी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस वक्त बैटलफील्ड में सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के एक एक्सपर्ट ओल्ड ट्रीमन चीगी के पास गए। दूसरे क्लैन के गू इमॉर्टल्स का वू ये है से कांटेक्ट ना हो पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। असली बात यह थी कि वू क्लैन और कियाओ क्लैन, खासकर फेरी सीलियू का वू ये है से कोई जवाब ना मिलना, ये जरूर कोई प्रॉब्लम थी। वू ये है के पास पूरे सुपर गू फॉर्मेशन का कंट्रोल था। अगर उसने कोई गलती की तो वो जरूर एक बड़ी और जानलेवा गलती होगी। चीगी ने गंभीरता से सर हिलाया। वो भी इस मामले की गंभीरता को जानता था। यह सुपर गू फॉर्मेशन आखिरकार ची क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर ची कुयू ने खुद बनाया था। भले ही चीगी गू फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो अभी भी गू फॉर्मेशन की हालत जांच सकता था। बस इसमें उसकी एनर्जी और टाइम लगता, और ये थोड़ा झंझट भरा काम था। इस जांच ने तुरंत चीगी का चेहरा पीला कर दिया। बाद चीगी को देख रहा था, और जब उसने चीगी का चेहरा हैरानी और डर से बदलते देखा तो उसका दिल कांप गया और उसने तुरंत आवाज भेजी, क्या हुआ? लॉर्ड वू ये है गायब हैं। पूरे सुपर गू फॉर्मेशन को डूटीए एकते जबरदस्ती कंट्रोल कर रही हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। एक में सेंट्रल कॉन्टिनेंट का ऑरा है और दूसरे में नॉर्दर्न प्लेन्स का। सिर्फ उनके ऑरस के आधार पर वो दोनों रैंक 8 गू इमॉर्टल्स हैं, चीगी ने परेशानी से कहा। बाद तुरंत सुन रह गया। झटका बहुत बड़ा था। उसने कुछ गहरी सांसें ली और उसके माथे पर पसीना आने लगा। बहुत खतरनाक। ये सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। वो ये है रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस मार दिया गया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों रैंक 8 सुपर गू फॉर्मेशन में कैसे घुसे, वो ये है कि पास अपने रैंक 7 कल्टिवेशन के साथ कोई चांस नहीं था। बाद ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया। अभी वो ये सोच भी नहीं सकता था कि फैंग युआन एक गद्दार है। ये भी फैंग युआन के छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का नतीजा था, जैसे कि जाने से पहले अपना भेष बदलना। सबसे जरूरी, वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो ये है फैंग युआन शैडो सेक्ट के साथ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ही वक्त पहले बा क्वानफंग सदर्न बॉर्डर की राइचस पाथ फोर्सेज में इस भेड़िए ने सुपर गू फॉर्मेशन को एक्टिवेट होने से रोक दिया था। अस जरूरी पाल में फैंग युआन ने दिन बचाया था और उसकी मदद से सदर्न बॉर्डर की राइचस फोर्सेस सुपर गू फॉर्मेशन की दूसरी लेयर को एक्टिवेट कर पाए थे। इस बात ने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। अगर ऐसा इंसान शैडो सेक्ट का भेड़िया होता तो वो यूएस जरूरी पाल में शैडो सेक्ट के प्लान में रुकावट कैसे डालता? वो ये है कि साथ शायद बुरा ही हुआ होगा। ओ, अब सोचा तो मेन लकी हूं कि बा क्वानफंग ने मेरे खिलाफ साजिश की। अगर मैं अभी सुपर गू फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा होता तो वो ये है का अंजाम मेरा अंजाम होता। मुझे वो ये है का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मेरी जगह ले ली। चीगी अंदर ही अंदर फैंग युआन का शुक्रिया कर रहा था। वो ये है जिंदा था या मर गया, बाद ने जल्द हाय इसे स्वीकार कर लिया। बाद को वो ये है पहले से ही आंख में खटकता था। भले हाय वो ये है का अंजाम बुरा हुआ हो, वो इसे एक मजाक की तरह ही देखता। लेकिन अब बादा हंस नहीं सकता था। सुपर गू फॉर्मेशन अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। शैडो सेक्ट पीछे हट चुका है, लेकिन हेवनली कोर्ट अभी भी यहां है। उनका क्या स्टैंड है? बाद इस गंभीर मुद्दे पर सोचने लगा। पहले हेवनली कोर्ट और साउदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ एक साथ खड़े होकर शैडो सेक्ट से लड़ा थे। ए फ्लैट शैडो सेक्ट जा चुका था, जबकि स्पेक्ट्रल सोल की यह बॉडी ड्यूक लॉन्ग ने पकड़ ली थी।
हेवनली कोर्ट का क्या स्टैंड होगा? बादर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले हेवनली कोर्ट ने एक सीक्रेट ग्रुप बनाकर नॉर्दर्न प्लेन्स पर हमला किया था और स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्जेविटी हेवन की वजह से उन्हें हार कर पीछे हटना पड़ा था। अभी की सिचुएशन बेहद मिलती जुलती थी। हेवनली कोर्ट ने एक और एक्सपेडिशन ग्रुप सदर्न बॉर्डर भेजा था। उनका क्या स्टैंड था, यह कहना आसान नहीं था। भले ही दोनों राइचस पाथ से बादर, जो लंबे समय से राइचस पथ में एक ऊंचे पद पर था, एक बात जानता था, राजनीति कभी नैतिकता पर जोर नहीं देती, सब कुछ फायदे के लिए होता है। वो अपने फायदे कैसे बचते? एक शब्द, ताकत। अगर सुपरगु फॉर्मेशन अभी भी उनके कंट्रोल में होता तो सदर्न बॉर्डर की राइचस फोर्सेस के पास हेवनली कोर्ट से बात करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस होता। लेकिन वो ये है अब जा चुका था और सुपरगु फॉर्मेशन दूसरों ने छीन लिया था। ऐसा लग रहा था कि डू रैंक 8 गु इमॉर्टल्स ने कंट्रोल छीना था और उनमें से कोई भी सदर्न बॉर्डर से नहीं था। इस वक्त इस सिचुएशन में बादर जितना सोचता उसका चेहरा उतना ही बिगड़ता जाता। लेकिन उसने सोचने में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया। बस थोड़ी ही देर में उसने अपने सूखे होठ खोले और एक मुश्किल फैसला किया, पीछे हटो। पीछे हटो? हम सुपरगु फॉर्मेशन छोड़ रहे हैं? हमारे क्लान्स के इमॉर्टल गु सब यही हैं। चीगी ने फिर इन ड्रीम रेल्म्स की तरफ इशारा किया। इन ड्रीम रेल्म्स को देखो, हेवनली कोर्ट के पास उन्हें कलेक्ट करने का तरीका हो सकता है। अगर हम पीछे हेट तो सारे इमॉर्टल गु और ड्रीम रेल्म्स खो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बादर ने ठंडी नजर से चीगी को देखा। पीछे हटना है तो हटो, अगर रुकना है तो रुको। ये जुमला छोड़कर उसने बचे हुए आखिरी बा क्लैन गु इमॉर्टल को बुलाया और चला गया। बादर के फैसले ने तुरंत सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स में हंगामा मचा दिया। जाने से पहले बादर ने अन सबको उनकी मौजूदा सिचुएशन के बारे में बता दिया था। वू क्लैन और कियाओ क्लैन को वू ये है कि गायब होने की खबर सुनकर नेचुरली एक बड़ा झटका लगा। सुपरगु फॉर्मेशन अब उनके कंट्रोल में नहीं था। ZY डटार सदर्न बॉर्डर के गु इमॉर्टल्स ने बादर की नकल की और पीछे हटना शुरू कर दिया। वू लियाओ लेकिन नहीं गया। वू ये है, वू योंग का भाई था, वो अब गायब था, उसका कोई अता पता नहीं था। एक वू क्लैन गु इमॉर्टल होने के नाते वू लियाओ आसानी से कैसे पीछे हट सकता था? मुझे विश्वास है कि लॉर्ड वू ये है जिंदा और सही सलामत हैं। कियाओ सी लियू ने थोड़ा सोचा और फिर कियाओ क्लैन के गु इमॉर्टल्स के साथ चली गई। ज्यादातर सदर्न बॉर्डर के गु इमॉर्टल्स चले गए, पीछे चीगी, वू लियाओ और कुछ और गु इमॉर्टल्स रह गए। उन्होंने हेवनली कोर्ट पर विश्वास करना चुना। आखिरकार वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के राइचस पाथ का लीडर था। हेवन ओवरसीइंग टावर अभी भी जुओ ये हुई के साथ उलझा हुआ था, कोई भी जीत नहीं पा रहा था। जुओ ये हुई को हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स से गहरी नफरत थी, ये सिर्फ शिकार करने की इच्छा नहीं थी। इस बात को पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने साफ साफ कैलकुलेट किया था। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स में से जो जाना चाहते थे वो जा चुके थे। एक मामूली विल मेरी राह रोकने की हिम्मत करती है। थोड़ी ही देर में फेरी ज़ी-वे स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड की शक्ति से धक गई और आखिरकार पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विल को पूरी तरह से नाश कर दिया। इस रैंक 8 विजडम पाथ एक्सपर्ट ने आखिरकार अपना मकसद पूरा किया, इस सुपरगु फॉर्मेशन पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन वो जरा भी खुश नहीं थी। फैंग युआन शैडो सेक्ट का लीडर बैन गया था और उसकी नाक के नीचे से भाग गया था। फेरी ज़ी-वे अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की स्पीड से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि अगर वो अब पीछा करने निकली तो वो यूज बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगी। फेरी ज़ी-वे का मूड बेहद खराब था। सुपरगु फॉर्मेशन पर कंट्रोल हासिल करने के बाद उसने तुरंत ड्यूक लॉन्ग से कांटेक्ट किया। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, वहां क्या सिचुएशन है? उसने बस एक जोर की आवाज सुनी। स्पेस एक शीशे की तरह टूट गया और यूएस दरार से एक रैंक 8 गु इमॉर्टल उड़कर बाहर निकला। ड्यूक लॉन्ग के अलावा और कौन हो सकता था? बस इतना था कि अगर पहले उसके पास एक अलग और हावी होने वाला ऑरा था, तो अब उसका चेहरा एक काले और भयानक गुस्से से भरा था, जैसे कुछ से रहा हो। फेरी ज़ी-वे का दिल कांप गया। उसने तुरंत सुपरगु फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके ड्यूक लॉन्ग को अंदर ले लिया। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, क्या हुआ? ड्यूक लॉन्ग ने दांत पीसते हुए कहा, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल वकाई स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल है। मैंने जैसे हाई डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ को अपने फैंटम अपचर में डाला, स्पेक्ट्रल सोल की यूएस बची कुची सोल ने डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ की शक्ति का इस्तेमाल करके मेरी सोल को निगलने की कोशिश की। हमें जल्दी से हेवनली कोर्ट लौटना होगा और हेवनली कोर्ट की शक्ति का इस्तेमाल करके स्पेक्ट्रल सोल की बची कुची सोल को मेरे शरीर से अलग करके उस दबाना होगा।
फेरी जीवे का दिल डूब गया, उसने सोचा नहीं था कि सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाएगी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल जिंदा रहते हुए एक महान रैंक 9 था, भले हाई यूज हेवंसविल ने साजिश करके हेवनली कोर्ट से पकड़वा दिया था, लेकिन जैसे हाई यूज ज़ारा सा भी मौका मिला, उसने जो पलटवार किया वो इतना भयानक था। जी, फेरी जीवे ने तुरंत जवाब दिया, वो नेचुरली ड्यूक लॉन्ग के ऑर्डर को बिना किसी शक के पूरा करती। लेकिन हमें जुओ ये हुई, इन सदर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल्स और फैंग युआन, जो पहले ही भाग चुका है, उनका क्या करना चाहिए? फेरी जीवे ने थोड़ा सोचा और पूछो। ड्यूक लॉन्ग ने बिना हिचकिचाए कहा, जुओ ये हुई की चिंता मत करो, वो हेवन ओवरसीइंग टावर को नहीं पकड़ सकता। इन सदर्न बॉर्डर की राइचस फोर्सेस को भूल जाओ, स्पेक्ट्रल सोल की मां बॉडी अब मेरे अंदर है। शुरू से आखिर तक हम सदर्न बॉर्डर से उलझे नहीं हैं, हम दोनों राइचस पाथ के हैं। राइचस फोर्सेस का कत्ल आम करना सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दूसरे रीजन्स पर भविष्य में होने वाली जीत के लिए फायदेमंद नहीं है। और रही बात फैंग युआन की, ये कहते हुए ड्यूक लॉन्ग रुका और फेरी जी वेई को देखा। फेरी जी वेई के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक आई, मैंने आपसे ठीक से डील नहीं किया। लेकिन ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया, मुझे विश्वास नहीं कि तुमने कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया होगा। फेरी जी वे ने जवाब दिया, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग समझदार हैं, अस्चोर फैंग युआन पर मेरे इन्वेस्टिगेटिव मेथड का असर हो चुका है, साथ हाई शैडो सेक्ट के बाकी मेंबर्स पर भी। अच्छा है, सदर्न बॉर्डर की राइचस पाथ की मदद हर दिशा से आ रही है, हमें पीछे हटना होगा। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया। आखिरकार सदर्न बॉर्डर के सुपर क्लान्स की मदद एक के बाद एक ही टीएन माउंटेन के खानदारों में पहुंची। उन्होंने जो देखा वो एक बर्बाद बैटलफील्ड था। हर जगह ड्रीम रेल्म्स दी भी तरतीबी से इकट्ठे। वो अब पहले की तरह गोल नहीं थे, बल्कि पहाड़ों की श्रृंखला की तरह थे, इधर उधर बिखरे हुए। सुपर गू फॉर्मेशन बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। जब से फेरी जी वे ने सुपर गू फॉर्मेशन पर कंट्रोल हासिल किया था, वो नेचुरली यूज तोड़ सकती थी। सदर्न बॉर्डर की राइचस फोर्सेस के कई इमॉर्टल गू हेवनली कोर्ट लड़ गया था। ड्यूक लॉन्ग और फेरी जी वेई फिर हेवन ओवरसीइंग टावर में घुसे और व्हाइट हेवन की तरफ उड़ गए। जुओ ये हुई ने उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया और व्हाइट हेवन में उनका पीछा करने लगा। यहां और भी सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स इकट्ठे हुए। ये इतना बड़ा पैमाना था कि 100 साल में एक बार भी मुश्किल से देखने को मिलता था। वू योंग, ची कुयू और दूसरों ने बैटलफील्ड को फीके चेहरों से देखा। इस बार उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ था। चैप्टर 1376, बैटल स्ट्रेंथ का मूल्यांकन। वुश वुश वुश। हवा उसके कानों के पास से गुर्रा रही थी। फैंग युआन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की पीठ पर बैठा था, उसके बाल हवा के कारण पीछे की तरफ उड़ रहे थे। भले ही हवा में बहुत ज्यादा ताकत थी, फैंग युआन बिल्कुल नहीं हिला और एक पहाड़ की तरह स्थिर रहा। किसी भी गु इमॉर्टल में हवा का सामना करने की काबिलियत जरूर होती है। उसके पीछे यंग वूजी और दूसरे थे, वो या तो ढेर हो चुके द या खड़े द नीचे का नजारा देख रहे थे या इंक्रीमेंट करके आराम कर रहे थे। फैंग युआन को कोई चोट नहीं आई थी, यहां तक कि जब वो किलर मूव 180 स्लेव्स को एक्टिवेट करने में कई बार फेल हुआ, तब भी वो टाइम पाथ इमॉर्टल गु मैन एज बिफोर से पूरी तरह ठीक हो गया था। ये किलर मूव 180 स्लेव्स सच में कमाल का है। ये मुझे इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कमांड करने देता है। फैंग युआन ने अंदर तारीफ की। इस किलर मूव के कंटेंट के मुताबिक मेरे पास जितने ज्यादा डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स होंगे, मीन इस अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को यूटीएनआई हाई आजादी से कंट्रोल कर पाऊंगा। इसका मतलब मुझे बाद में और भी ईगल डेसोलेट बीस्ट्स खरीदने चाहिए और उन्हें ठीक से पालना चाहिए। कुछ ही वक्त पहले फैंग युआन ने 4 इमॉर्टल गु इस्तेमाल करके ट्रेजर येलो हेवन से अंधाधुन ईगल टाइप डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स का एक बड़ा ग्रुप खरीदा था। कुछ किया नहीं जा सकता था, सिचुएशन अर्जेंट थी। अगर काफी टाइम होता तो फैंग युआन बिल्कुल भी ऐसे बेवकूफ़ी वाले सौदे नहीं करता। फिलहाल इस सौदे के कारण ट्रेजर येलो हेवन में हंगामा अभी तक शांत नहीं हुआ था। कई गु इमॉर्टल्स इस घटना और फैंग युआन की बेवकूफ़ी पर चर्चा कर रहे थे। शायद सिर्फ फैंग युआन हाई सच जानता था, हो सकता है हेवनली कोर्ट ने भी कुछ अंदाजा लगा लिया हो। फैंग युआन ने अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर का जायजा लिया। वो डेसोलेट ईगल्स और एंशिएंट डेसोलेट ईगल्स मिनी 9 हेवन्स में उड़ रहे थे। मिनी पर्पल हेवन में कुछ ईगल के घोंसले भी थे। फैंग युआन ने ये घोंसले नॉर्दर्न प्लेन्स के ही ट्राइब के हेडक्वार्टर्स आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड को लूट कर हासिल किए थे। घोंसलों में आम बेबी ईगल्स जो अभी बढ़ रहे थे। हे ट्राइब के पालने के तरीके का इस्तेमाल करके जब ये बेबी ईगल्स बड़े हो जाएंगे तो वो शायद डेसोलेट ईगल्स या एंशिएंट डेसोलेट ईगल्स बन जाएंगे।
लेकिन फैंग युआन ने सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में टाइम की स्पीड को धीमा करने के लिए पहले हाई टाइम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल कर लिया था। इससे ये बेबी ईगल्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इसलिए फैंग युआन को उनके डेसोलेट ईगल्स या एंशिएंट डेसोलेट ईगल्स बनने तक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए बाहर से खरीदना ही बेहतर है। मेरे पास जितने ज्यादा ईगल बीस्ट्स होंगे, अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर मेरा उतना ही ज्यादा कंट्रोल होगा। अभी मेरे पास 400 से ज्यादा ईगल्स हैं, लेकिन ये यूज बस मुश्किल से ही कंट्रोल कर पा रहा हूं और सिर्फ उस उड़ने का ऑर्डर दे सकता हूं। कमजोर दुश्मनों से लड़ने के लिए यूज ऑर्डर देना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेन यूज जो ये हुई जैसे मजबूत दुश्मनों से लड़ने का ऑर्डर दूंगा तो वो नहीं मानेगा, यहां तक कि बैकलैश का भी खतरा है। ए फ्लैट जब वो बैटलफील्ड से भाग चुके थे, फैंग युआन शांति से सोच सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, फैंग युआन को यह भी सोचना था और डील करना था कि ये डेसोलेट ईगल्स और एंशिएंट डेसोलेट ईगल्स क्या खाते हैं और उनका आसपास के माहौल पर क्या असर पड़ेगा। इन ईगल बीस्ट्स को पालने के लिए फैंग युआन को उन्हें खिलाने के लिए बड़ी मात्रा में बेसिक लाइफ फॉर्म्स की जरूरत होगी। इसका मतलब यूज एक पूरा फूड चेन बनाना होगा और ये फूड चेन बड़े पैमाने का होना चाहिए। खुशकिस्मती से मेरे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में बहुत जगह है, इस बड़े ईगल बीस्ट ग्रुप के लिए ये काफी से ज्यादा है। इसके अलावा इलाका बहुत बड़ा है लेकिन आबादी कम है, मैं अलग अलग इकोलॉजीज बना सकता हूं बिना इस चिंता के कि अन पर मौजूदा माहौल का असर पड़ेगा। ये एक सफेद कागज के टुकड़े जैसा है जिस पर आसानी से पेंटिंग की जा सकती है। मैं अभी काफी अमीर हूं, 1 लाख से ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के साथ ईगल बीस्ट्स को खरीदना और पालना सिर्फ एक पहलू है, दूसरी चीज है रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को इंप्रूव करना। जायंट ड्रीम रन की घटना के बाद फैंग युआन शैडो सेक्ट का लीडर बन गया था। ये उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। शैडो सेक्ट बुरी तरह हार गया था, स्पेक्ट्रल सोल की मैं बॉडी पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से फैंग युआन हेवनली कोर्ट की एग में सबसे बड़ा कांटा बन गया था। भले हाई फैंग युआन लीडरशिप स्वीकार ना करता, तब भी हेवनली कोर्ट यूज टारगेट करता। जैसा कि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने कहा था, फैंग युआन एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डेमन था, हेवनली कोर्ट को यूज मारने की सख्त जरूरत थी। इसलिए फैंग युआन ने शैडो सेक्ट की जिम्मेदारी भी ले ली। जब तक मेन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर पूरा कंट्रोल हासिल नहीं कर लेता और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को इंप्रूव नहीं कर लेता, तब तक मेरे पास हेवनली कोर्ट के खिलाफ खुद को बचाने की कुछ काबिलियत होगी। ये सोचते हुए फैंग युआन शानदार हेवन ओवरसीन टावर और यूएस हावी क्वाजी रैंक 9 एक्सपर्ट ड्यूक लॉन्ग के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। एक अनजाना प्रेशर फैंग युआन के दिमाग में फैल गया। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। भले ही मेरे पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील मुझे बचा रहा है, ये मुझे सिर्फ रैंक 8 के सामने खड़े होने और उनके हमलों को रोकने देता है। लेकिन अगर वो लगातार हमला करते रहे तो रिवर्स फ्लो रिवर आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भले ही मेरे पास इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल है, उसके पास काफी इंटेलिजेंस नहीं है और वो उतना सुविधाजनक नहीं है जितना कि मेरा खुद आगे बढ़ना। इसके अलावा 180 स्लेव्स इस एनस्लेवमेंट पाथ किलर मूव को तोड़ा जा सकता है। साई, मेरी ताकत सच में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मैं जिसका सामना कर रहा हूं वो हेवनली कोर्ट है, पूरी दुनिया की सबसे मजबूत गू इमॉर्टल फोर्स। मुझे इमॉर्टल एपर्चर्स को निगलना होगा और अपना कल्टिवेशन लेवल तेजी से बढ़ाना होगा। जब मैं रैंक 8 पर पहुंच जाऊंगा तब थोड़ी सांस ले सकता हूं, रैंक 7 कल्टिवेशन बहुत कम है। लेकिन अगर मेन रैंक 8 पर आगे बढ़ता हूं तो सॉवरन इमॉर्टल बॉडी की कमी और बढ़ जाएगी, यूज हाल करना मुश्किल है। फैंग युआन एक दुविधा में था। मेरी ताकत बढ़ाना मुश्किल है, इस सिचुएशन में क्या मैं इन पर भरोसा करूं? फैंग युआन की नजर आसपास घूमी। यिंग वू जी, बाई निंग बिंग, हे लू लैन, ब्लैक टाइग्रेस, फेरी मियाओ येन और कई प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर बॉडीज। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने अपनी इनहेरिटेंस में इंफॉर्मेशन पाथ गू वॉर्म्स छोड़े थे जिसमें इन लोगों की सिचुएशन डिटेल में लिखी हुई थी। फैंग युआन ने भी उन्हें अभी अभी पढ़ा था। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर बॉडीज सभी डिफेक्टिव माल द पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने उन्हें सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल की न बॉडी के कामों को ढकने के लिए एक पर्दे के रूप में रिफाइन किया था। इन प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर बॉडीज में पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के बचे केचर सोल्स थे। बदकिस्मती से रिफाइन होने के बाद बचे केचर सोल्स प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर बॉडीज में मिल गए थे, अलग नहीं हो सकते थे। प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज की एक टाइम लिमिट थी और जब वो लिमिट पूरी हो जाती तो वो ड्रीम रेल्म्स में सेल्फ डेटोनेट हो जाते और ये पर्पल माउंटेन के बचे कुछ सोल्स उनके साथ गायब हो जाते। ये कमी हल नहीं हो सकती थी, भले हाई पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क जिंदा हो जाता।
यही वजह थी कि स्पेक्ट्रल सोल की इमर बॉडी ने कभी अपनी सोल को इन प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर बॉडीज में नहीं डाला था। यिंग वूजी ने भी एक लाइट ककून से एक रैंक 7 प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर बॉडी हासिल की थी, लेकिन वो एक एक्सेप्शन था। क्योंकि वो एक बार ओरिजिनल प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर था, इसलिए इस डिफेक्टिव माल की कमी का यूएस पर कोई असर नहीं होता था। उसकी सोल अभी भी पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर बॉडीज से आज़ादी से निकल सकती थी। इसलिए भले ही ये प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर इमॉर्टल्स बहुत सारे थे, वो पालने लायक नहीं थे। फैंग युआन ने भी सुपर गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लगभग दास को पकड़ लिया था, लेकिन अब जब वो उसके अपने आदमी बन गए थे तो उन्हें छोड़ दिया गया था। फैंग युआन ने पहले शैडो सेक्ट की इस ड्रीम पाथ अटेनमेंट पर रिसर्च और स्टडी करने के लिए बहुत मेहनत करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब जब उसके पास पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इनहेरिटेंस थी तो वो उन्हें सब समझ गया, जिसने बेशुमार घंटों की रिसर्च और ट्रायल्स बचा लिए। बचे हुए 5 गू इमॉर्टल्स हाई असली मैनपावर द जिसे फैंग युआन इस्तेमाल कर सकता था। फिलहाल सबसे मजबूत बिना शक बाइनिंग बिंग है, जिसे बाय शियांग की ट्रू इनहेरिटेंस मिली है। बदकिस्मती से हम सिर्फ साथी हैं। फेरी मियाओ यिन प्रोफाउंड साउंड ट्रू इनहेरिटेंस कल्टिवेट करती है। वो सदर्न बॉर्डर की 3 महान फेरीज में से एक है और एक रैंक 7 है। उसकी बैटल स्ट्रेंथ भरोसेमंद है। ब्लैक टाइग्रेस। जैसे हाई फैंग युआन ने यह सोचा, ब्लैक टाइग्रेस के पूरे शरीर से घना काला धुआं निकलने लगा। धुआं तुरंत तेज हवा से उड़ गया। काला धुआं हटा तो एक मुलायम स्किन और बड़ी बड़ी पानी भरी ईग वाली लड़की सामने आई। उसका पूरा चेहरा मासूमियत से भरा था। लेडी व्हाइट रैबिट वापस आ गई थी। लॉर्ड वू ये है? नहीं, मैं आपको क्या बुलाऊं? लेडी व्हाइट रैबिट ने फैंग युआन से एक गुलाम जैसी आवाज में पूछो। हे लूलैन, बाइनिंग बिंग और दूसरों ने उस हैरानी से देखा। ठीक होने के बाद लेडी व्हाइट रैबिट का कल्टिवेशन रैंक 7 से गिरकर रैंक 6 हो गया। ये सिचुएशन सच में समझना मुश्किल था, लेकिन फैंग युआन ने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इनहेरिटेंस हासिल की थी और इस ब्लैक टाइग्रेस ट्रू इनहेरिटेंस को समझता था। एक गू इमॉर्टल जो इस ट्रू इनहेरिटेंस को कल्टिवेट करता था, वो आमतौर पर ताकत जमा करता और लड़ाई में अपनी आम सीमाओं से परे बेहतरीन बैटल स्ट्रेंथ के साथ फत पड़ता। लेकिन इसमें एक कमी थी। यूजर डू पर्सनैलिटीज डेवलप कर लेता था, एक अंधेरी सिनिस्टर साइड और दूसरी एक साफ मासूम साइड। गू इमॉर्टल आम जिंदगी जीते हुए साफ मासूम स्वभाव का होता, कमजोर ताकत के साथ। जब उनकी जान को खतरा होता या उनका मूड बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता तो वो अंधेरी सिनिस्टर नेचर में बदल जाते। इस अंधेरी साइड की बैटल स्ट्रेंथ मजबूत होती, लेकिन उस सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मेंटेन किया जा सकता था। दोनों साइड्स एक हाई सेंसर्स और यादें शेयर करते थे, लेकिन उनके सोचने के तरीके आमतौर पर अलग होते थे। लेकिन ये फैंग युआन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लेडी व्हाइट रैबिट पहले से हाई वू ये है को पसंद करती थी, जबकि ब्लैक टाइग्रेस को पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने शैडो सेक्ट का मेंबर बनने के लिए रिक्रूट किया था। चाहे कोई भी साइड हो, दोनों फैंग युआन के प्रति वफादार थे। डरो मत, मेरी भी अपनी प्रॉब्लम्स थीं, इसलिए मुझे अपनी असली पहचान तुमसे छिपानी पड़ी। तुम मुझे फैंग युआन बुला सकती हो। फैंग युआन ने लेडी व्हाइट रैबिट को गर्माजोशी से मुस्कुराकर कहा। लेडी व्हाइट रैबिट जैसे इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उसने डरते डरते हामी भरी। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर सांस ली। ब्लैक टाइग्रेस की बैटल स्ट्रेंथ रैंक 7 में फर्स्ट रेट है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। ए फ्लैट, सिर्फ ही लूलन और यंग वूजी बचे हैं। ही लूलन सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन उसका कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 6 है। उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक है, लेकिन ये नेचुरल टैलेंट फायर पाथ कल्टिवेट करके बर्बाद हो रहा है और वो अपनी मां का बदला लेने पर तुली हुई है। ब्लेजिंग हेवन की बेहतरीन ट्रू इनहेरिटेंस पर भरोसा करके उसकी बैटल स्ट्रेंथ मुश्किल से रैंक 7 में फर्स्ट रेट तक पहुंचती है, लेकिन वो जरूर सबसे कमजोर है। और रही बात यंग वूजी की, फैंग युआन ने यंग वूजी को देखा, जो ईगल की पीठ पर ढेर था और आसमान को एक सुन नजर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ निकाल दी गई हो। उसका पूरा शरीर जेली की तरह ढीला था और उसका चेहरा बेहद उदास था। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। असल में यिंग वूजी, जिसके पास लीड सोल इनटू ड्रीम था, ऐसी बैटल स्ट्रेंथ से फंस सकता था जो स्ट्रेंथ में नंबर 1 पोजीशन पर स्थिर रूप से कब्जा कर सकती थी। यहां तक कि फैंग युआन को भी उससे डर लगता था, लेकिन ऐसे इंसान में लड़ने का कोई जोश ही नहीं बचा था। भले ही उसके पास लीड सोल इनटू ड्रीम हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती थी? यिंग वूजी, अपने सारे गू वॉर्म्स मुझे दे दो, फैंग युआन ने अचानक कहा। यिंग वूजी ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं आया, जैसे वो एक मूर्ति हो।
फैंग युआन की आवाज तेज हो गई। यिंग वूजी, मेन शैडो सेक्ट का लीडर हूं, क्या तुम मेरी नफरमानी कर रहे हो? यिंग वूजी बिल्कुल नहीं हिला, उसका दिल जैसे दुख में सूख गया था। फैंग युआन की एड में एक तेज रोशनी चमकी और वो जैसे हाई एक्शन लेने वाला था कि अचानक ऊपर से एक मजबूत प्रेशर आया। एक इमोर्टल गू हाउस प्रकट हुआ। शैडो सेक्ट के बचे केचे लोगों, ये क्लैन यहां है, तुम लोग कहां भागने की सोच रहे हो? चैप्टर एंड।